हेलो स्टूडेंट। आज हमारा थर्ड चैप्टर है कशेरुकी व अकशेरुकी प्राणियों की वर्गीकरण के आधार। देखो, जो प्राणी जो है, कोई भी जंतु है, उसका वर्गीकरण हम किस बेस पर करते हैं, किस आधार पर करते हैं। और वो आधार जिस पर हम करते हैं वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कुंजी लक्षण। यानी कि कुंजी लक्षण का मतलब क्या होता है कि जीवों के अंदर कुछ ऐसे मतलब कि लक्षण होते हैं। उन लक्षणों के आधार पर हम दो प्राणियों को अलग अलग समूह में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ठीक है। अब वो लक्षण कौन कौन से हैं, उन लक्षणों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले जंतुओं के वर्गीकरण के लिए सबसे पहले कोशिका जो है उसका चुनाव किया जाता है। तो नंबर 1 पर जो लक्षण है जीवों को वर्गीकृत करने का, वो है कोशिका की संख्या। नंबर 1 पर कोशिका की संख्या। देखो, कोशिका की जो संख्या है उसके आधार पर जो प्राणी है उसको दो भागों में बांटा गया है। कोशिका की संख्या के आधार पर नंबर 1 पर प्रोटोजोआ और नंबर 2 पर मेटाजोआ। प्रोटोजोआ के जो प्राणी हैं वो सभी यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब कि एक कोशिकीय होते हैं। और मेटाजोआ के प्राणी जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक कोशिकीय होते हैं और ये वाले बहुकोशिकीय होते हैं। तो नंबर 1 बेस जो है, आधार है, वो है कोशिका की संख्या। और कोशिका की संख्या के आधार पर प्राणियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है संगठन की कोटि। संगठन की कोटि जंतु जो है उनको शारीरिक संगठन के आधार पर 3 उपजगत में बांटा गया है। 3 उपजगत में, और उसमें नंबर 1 जो है वो उपजगत नंबर 1 पर है एग्नोटोजोआ। और उपजगत एग्नोटोजोआ के अंदर जो प्राणी आते हैं उनका जो शारीरिक संगठन जो है वो उत्तक स्तर का होता है। एग्नोटोजोआ में जो प्राणी आते हैं उनका शारीरिक संगठन उत्तक जो है स्तर उसका होता है। उसके बाद में उपजगत पैराजोआ। इस उपजगत पैराजोआ के अंदर जो स्पंज है, यानी कि जो पोरीफेरा के जो प्राणी स्पंज है उसको रखा गया है, जिसमें उत्तक स्तर व अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। उत्तक स्तर व अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है संघ पोरीफेरा में। उसके बाद नंबर थर्ड पर आता है उपजगत यूमेटाजोआ। और इस उपजगत के अंदर पोरीफेरा से उच्च जो प्राणी है, यानी कि स्लेंट्रेटा वाले, उनको रखा जाता है। और इनका जो शारीरिक संगठन है वो अंग तंत्र प्रकार का होता है। इनका शारीरिक संगठन जो है वो किस प्रकार का होता है? अंग तंत्र प्रकार का। यानी कि इसके अंदर किसको रखा जाता है? पोरीफेरा से जो शीर्ष जो प्राणी हैं, शीर्ष जो संघ हैं, उनको रखा जाता है।
तो ये नंबर 2 पर हो गया संगठन की कोटि। नंबर 1 पर कोशिका की संख्या, नंबर 2 पर संगठन की कोटि। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 पर सममिति। नंबर 3 पर हम बात करते हैं सममिति। देखो जो जंतु हैं, जंतु जगत में अनेक आकार व आकृति के प्राणी होते हैं। किसी भी जीव का आकार आकृति बिल्कुल सेम नहीं होता है। एक ही जाति के दो प्राणियों का आकार और आकृति भी अलग अलग होता है। तो जंतु के आकार व आकृति को भी वर्गीकरण का एक आधार बनाया गया और जंतुओं को उनकी सममिति के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया। सामान्यतः हम 3 प्रकार की सममिति पढ़ते हैं। एक तो असममित, और नंबर 2 अर्यसममित, और नंबर 3 द्विपार्श्व सममित। लेकिन यहाँ पर हम 4 प्रकार की सममिति पढ़ने वाले हैं, जिसमें से नंबर 1 वाली जो सममिति है वो है असममिति। असममिति क्या होता है? असममिति में क्या होता है कि एक ऐसे प्राणी या फिर ऐसे जंतु जिन्हें हम किसी भी अक्ष से काटो, किसी भी अक्ष से, उसके बराबर 2 भाग नहीं हो पाते हैं। किसी भी अक्ष से काटने पर उसको बराबर 2 भागों में डिवाइड नहीं किया जाता है। ऐसे जीव असममित जीव और ऐसी सममिति असममिति कहलाती है। जैसे कि ये प्राणी है, मान के चलो कि अमीबा का। इसको यदि हम कहीं से भी काटते हैं तो बराबर के 2 हिस्से नहीं होते हैं। कहीं भी किसी भी अक्ष से काटो लेकिन बराबर के 2 हिस्से नहीं होते हैं। इसलिए इन प्राणियों में जो सममिति पाई जाती है वो होती है एसिमेट्री, यानी कि असममिति। और एग्जाम्पल हो गया इसका अमीबा, स्पंज, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। नंबर 2 गोलीय सममिति। गोलीय सममिति, इसमें क्या होता है? देखो कि कुछ जंतुओं का आकार जो होता है वो बिल्कुल गोल गेंद के समान होता है, गोल गेंद के समान होता है। इसलिए इनको यदि हम किसी भी अक्ष से काटते हैं, लेकिन वो जो अक्ष है वो सेंटर से होके जाना चाहिए। ये लो, यानी कि हम चाहे इसको यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से, या फिर यहाँ से, मतलब कि किसी भी अक्ष से काटो लेकिन अक्ष कहाँ से जानी चाहिए? सेंटर से होकर। तो उसके बराबर के 2 हिस्से होते हैं, यानी कि कुछ जंतुओं का आकार गोल गेंद के समान होता है। अतः इन जंतुओं के केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली कोई भी काट इसे 2 समान भागों में विभाजित कर सकती है। ऐसे जीव गोलीय सममित जीव तथा ऐसी सममिति गोलीय सममिति कहलाती है। ठीक है। और इसमें प्रोटोजोआ के प्राणी आते हैं, प्रोटोजोआ जो है उसके प्राणी आते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर आता है अपना द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित में क्या होता है? देखो कि द्विपार्श्व सममित के जो प्राणी होते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ हमारी मानव की बात करता हूँ, हम उसको सिर्फ एक ही अक्ष से 2 बराबर भाग में काट सकते हैं, सिर्फ एक अक्ष। यानी कि ऐसे प्राणी जिनको हम केवल एक ही अक्ष से 2 बराबर भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसी सममिति द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। और ऐसे जीव द्विपार्श्व सममित जीव कहलाते हैं। लेकिन गोलीय सममिति में क्या हुआ है कि हम किसी भी अक्ष से उसे 2 बराबर भाग से काट सकते हैं, किसी भी अक्ष से। लेकिन
द्विपार्श्व सममिति में सिर्फ एक ही अक्ष ऐसी है जिससे हम प्राणी को बराबर दो भाग में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो है वो है कोर्डेटा के प्राणी। कोर्डेटा के प्राणी, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के प्राणी, मोलस्का, मोलस्का के प्राणी, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, इन सभी में द्विपार्श्व सममिति जो है वो पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर आता है देहगुहा। नंबर 4 पर आता है देहगुहा। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देहगुहा क्या होती, देखो कोई भी जो प्राणी है जब उसका मतलब कि परिवर्तन होता है, भ्रूण का जब परिवर्तन होता है तो सबसे पहले देखो मोरुला स्टेज बनती है, मोरुला के बाद में ब्लास्टुला बनता है, और जब ब्लास्टुला अवस्था बनती है तो मैंने आपको एम्ब्रायोलॉजी वाले बुक में बताया था कि जो ब्लास्टुला अवस्था है उसमें उसके अंदर की तरफ स्पेस रहता है, यानी कि ब्लास्टुला अवस्था में जो कोशिकाएं होती हैं वो बिल्कुल किनारों की तरफ आ जाती हैं और बीच में एक स्पेस, एक गुहा बच जाती है जिसे कहा जाता है देहगुहा। यानी कि ब्लास्टुला अवस्था में जब कोशिकाएं किनारे पर आ जाती हैं तो बीच में एक गुहा बन जाती है जिसे बोला जाता है देहगुहा, सिलोम बोला जाता है। तो सिलोम जो है वो क्या होता है, देखो भ्रूण परिवर्तन के समय जब भ्रूण का डेवलपमेंट होता है उस समय देहगुहा के मध्य एक श्लेष्म स्तर भर जाता है जिसे मीजोगलिया कहा जाता है। तो सबसे पहले सिलोम क्या होती है, ब्लास्टुला अवस्था में बिल्कुल सेंटर में एक गुहा बन जाती है जिसे देहगुहा कहा जाता है। और जैसे ही भ्रूण का परिवर्तन होता है तो इस बीच वाले स्तर में एक श्लेष्म भर जाता है जिसे क्या कहा जाता है, मीजोग्लिया। ठीक है, तो जंतुओं को उनकी देहगुहा के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 पर आता है अगुह्य प्राणी यानी कि एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि वे प्राणी जिनमें देहगुहा के मध्य श्लेष्म स्तर भरा होता है, यानी कि ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया एंडोडर्म। इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये जो स्पेस है, खाली जगह, यहाँ पर क्या भरा होता है, मीजोगलिया भरा होता है। अर्थात ऐसे प्राणी जिनमें देहगुहा नहीं होती है उसे अगुह्य प्राणी, एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और ये जो एसिलोमेट प्राणी हैं ये है प्लेटिहेल्मिन्थीज संघ के प्राणी, प्लेटिहेल्मिन्थीज। प्लेटिहेल्मिन्थस के प्राणी हैं। उसके बाद में नंबर 2 पर आता है स्यूडोसिलोमेट, कूटगुह्य प्राणी, स्यूडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि वे प्राणी जिनमें भ्रूण का जब परिवर्तन होता है तो भ्रूण परिवर्तन के पश्चात देहगुहा का अधिकांश भाग शेष रहता है। देहगुहा का अधिकांश भाग क्या रहता है, शेष रहता है। इस भाग में क्या बन जाते हैं, मीजोडर्म जो है इसके छोटे छोटे छल्ले बन जाते हैं। मीजोडर्म के छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, छल्ले बन जाते हैं। और ऐसी देहगुहा जो होती है, मतलब कि जिसमें मीजोडर्म के छोटे छोटे पाउच बनते हैं, खंड बनते हैं, छल्ले बनते हैं, तो ऐसी देहगुहा जिसमें मीजोडर्म के छोटे छोटे खंड बनते हैं, ऐसे प्राणियों को कूटगुह्य प्राणी या फिर स्यूडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है।
और इस गुहा को कूट गुहा कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है एस्केलमंथीज के प्राणी। एस्केलमंथीज के प्राणी। प्लेटियलमंथीज किस में है? वो है सिलोमेट में। ठीक है, ए सिलोमेट में। नंबर 3 पर आता है सिलोमेट ऑर्गेनिज्म। सिलोमेट प्राणी यानी कि गुहीय प्राणी। इसमें क्या होता है कि वे प्राणी जिनमें देह गुहा के चारों तरफ, ये तो हो गया भैया एक्टोडर्म, ये हो गया एंडोडर्म, और ये वाला जो स्पेस है, ये वाला है मीजोडर्म, ये है मीजोडर्म। यानी कि इसके अंदर गुहा कहाँ पर है? गुहा है ये वाला स्पेस, ये गुहा है। ये जो गुहा है ये किससे कवर्ड है? मीजोडर्म से कवर्ड है। किससे कवर्ड है? मीजोडर्म से। मतलब कि वे प्राणी जिसमें देह गुहा के चारों ओर मीजोडर्म जो है उसका आवरण पाया जाता है, प्रगुहा कहलाती है, तथा ऐसे प्राणी प्रगुहीय प्राणी कहलाते हैं। एग्जाम्पल है उच्च संघ के प्राणी, यानी कि हायर, उच्च संघ के प्राणी। इसमें होता क्या है? देखो कि ये जो देह गुहा है सिलोमेट वाली, यानी कि इसके 2 टाइप्स हैं। ये कितने टाइप्स की है? 2 टाइप्स की है। एक तो है दीर्ण गुहीय, यानी कि ये जो सिलोम है ये 2 प्रकार की होती है। नंबर एक पर है दीर्ण गुहीय, दीर्ण गुहीय, और नंबर 2 पर है आंत्र गुहीय। इसको बोलते हैं साइजोसिलोमेट और इसको बोलते हैं एंटेरोसिलोमेट। दीर्ण गुहीय को बोलते हैं साइजोसिलोमेट और आंत्र गुहीय को बोलते हैं एंटेरोसिलोमेट। देखो होता क्या है इसमें, ये 2 प्रकार की होती हैं और जिसमें से हम नंबर 1 पर पढ़ेंगे अब कौन सी? दीर्ण गुहीय यानी कि साइजोसिलोमेट। क्या होता है इसमें? देखो, जब गैस्ट्रूला का निर्माण हो जाता है, गैस्ट्रूलावस्था के पश्चात एंडोडर्म, यानी कि ये वाला एंडोडर्म से 2 विशेष प्रकार की कोशिकाएं निर्मित होती हैं जिसे 4D सेल कहा जाता है, 4D कोशिका कहा जाता है। और ये 4D कोशिका ओनली साइजोसिलोमेट जो है उसी में ही बनती हैं। और ये कोशिकाएं जो हैं वो तेज़ी से क्या होती हैं? विभाजित होती हैं, और विभाजित होकर सबसे पहले एक ठोस पिंड का निर्माण करेंगी और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि इनकी जो परिधि है उन पर दरार पड़ जाती है, और जैसे ही दरार पड़ती है तो क्या होता है? धीरे धीरे ये दरार बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि ये दरार यहाँ से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, और अलग होकर मीजोडर्म क्या है उसको बना लेती हैं। ये वाली मीजोडर्म किसको बना लेती हैं? मीजोडर्म को बना लेती हैं। ठीक है, और इस तरह जो मीजोडर्म है वो एंडोडर्म से क्या हो जाती है? पृथक हो जाती है। तो सबसे पहले जब गैस्ट्रूला का निर्माण हो जाता है उसके पश्चात इसकी एंडोडर्म से 2 विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें 4D सेल कहा जाता है। 4D सेल धीरे धीरे क्या होती हैं? वृद्धि करती हैं, ग्रोथ करती हैं, विभाजित होती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि ये यहाँ से हट जाती है। एक समय बाद ये यहाँ से क्या हो जाती है? हट जाती है और क्या बना लेती है? मीजोडर्म। इस तरीके से एंडोडर्म से मीजोडर्म क्या हो जाती है? पृथक हो जाती हैं। अतः इस देह गुहा का निर्माण दरार के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? एक दरार के द्वारा, इसलिए इसे दीर्ण गुहा या फिर साइजोसिलोमेट कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा। मोलस्का,
आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा। उसके बाद में नंबर 2 पर आता है आंत्रगुह्य एंटेरोसिलोमेट। इसमें क्या होता है, देखो कि इकाइनोडर्मेटा या फिर कोर्डेटा के जो प्राणी हैं हमारे अंदर आंत्रगुह्य यानी कि एंटेरोसिलोमेट होती है। इकाइनोडर्मेटा व कोर्डेटा के प्राणियों में देह गुहा जो है उसका निर्माण आधात्र जो है एंट्रोन के द्वारा होता है, क्योंकि ये अंदर क्या है, एंट्रोन है। अंदर क्या है, एंट्रोन। इस एंट्रोन से किसका निर्माण होता है, गुहा का निर्माण होता है, जिससे एंडोडर्म के दोनों ओर, जो एंडोडर्म है इसके दोनों तरफ क्या बनने लग जाती है, आधात्र बनने लग जाती है। और ये जो आधात्र है धीरे धीरे क्या करती, वृद्धि करती जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि ये जो आधात्र है वो एंडोडर्म से क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है, और पृथक होकर क्या बनाती है, मीजोडर्म बनाती है। तो इस तरीके से देह गुहा का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, आधात्र से हुआ है, यानी कि एंट्रोन से हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं आंत्रगुह्य या फिर एंटेरोसिलोमेट। ठीक है, और एग्जाम्पल है इसका कोर्डेटा के प्राणी, यानी कि हमारे अंदर एंटेरोसिलोमेट आंत्रगुह्य है के द्वारा किसका निर्माण होता है, सिलोम का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर 4 पॉइंट था अपना सिलोम।